मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संगीत एवं सहायक प्रोफेसर, कीर्तन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरीर मधुबनी। प्रिय छात्रों, आज तारीख 16 अगस्त 16/8/2020 ईस्वी में शास्त्री तृतीय खंड भाषा विज्ञान ले जा रहा हूँ। भाषा विज्ञान में विषय है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं पर आज ले जा रहे हैं। जिस तरह से खेत में बीज बोए जाते हैं, बोने के बाद वो अंकुर होता है, धीरे धीरे फैलता है, फैलने के बाद पकता है, कटा जाता है, तैयार होता है। उसी तरह से भाषा में उसी तरह से परिवर्तन होता है। भाषा के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष अनायास सामने आ जाता है कि अर्थ में सदा परिवर्तन होता रहता है। ध्वनि या पद के परिवर्तन की प्रक्रिया पर उसी तरह से विचार किया जाता है। और अर्थ भी अस्थायी और अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है। ध्वनि और पद के समान उसमें भी परिवर्तन हुआ करता है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं पर सर्वप्रथम फ्रांसीसी भाषा वैज्ञानिक वेत्ता प्रोफेसर बिल ने विचार किया था। उन्होंने इनकी 3 दिशाएं खोज की। तो दिशाएं हैं अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और तीसरा अर्थादेश। पहले कह चुके हैं इनकी दिशाएं 3 प्रकार की हैं: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अर्थ विकास का इस तीनों में से किसी भी दिशा में क्यों न उसके पीछे लक्षणावृत्ति काम करती रहती। शब्द के मुख्य अर्थ में जब तिल भी कोई परिवर्तन होता है, वह लक्षणा के कारण ही। जब तक लक्षणा का आधार नहीं मिलता तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस तरह से प्रथम पर बात करते हैं विस्तार, अर्थ विस्तार। कोई शब्द पहले सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता रहता है और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है। इसे ही अर्थ विस्तार कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रवीण शब्द का अर्थ आरंभ में था अच्छी तरह वीणा बजाने वाला, प्रकृष्टो वीणाया, किंतु बाद में चलकर वह किसी भी काम में निपुणता का वाचक हो गया। जैसे झाड़ू देने में प्रवीण है या भोजन बनाने में प्रवीण है, तो झाड़ू देने वाला या भोजन बनाने
बाले ने भले ही कभी बीरा छुई भी न हो, फिर भी प्रवीण कहलाने लगा। इसी प्रकार कुशल शब्द का अर्थ था कुश लाने वाला। कुश प्लस लो, कुश उखाड़ने में विवेचक से काम लेना पड़ता है। एक तो दूसरे तीनों से उसकी पहचान करना और दूसरे उखाड़ते समय सावधानी बरतना, नहीं तो उसकी कंटीले अग्रभाग से उंगलियों को छिंद जाने का भय रहता है। कुशाग्र बुद्धि, कुश का प्रयोग कुश के अग्रभाग के नुकीले को ही आधार बनाकर होता है, तो आरंभ में कुशल शब्द के केवल कुश संबंधी विवेकता का वाचक था, किंतु बाद में चतुर या पर्याय बन गया और कुश का अर्थ उसमें बिल्कुल तिरोहित हो गया। इसी स्थिति में तैल शब्द की भी हुई। तिल से प्राप्त स्नेह को ही तैल कहती थी। तिलेषु तैलम, तिल में ही तेल होता है, किंतु आज तैल शब्द का प्रयोग सरसों, तीसी, नारियल, यहाँ तक कि मिट्टी का तेल के लिए भी होता है। आरंभ में पंडित शब्द का प्रयोग केवल अधीत और ज्ञानी के लिए होता था, किंतु आज ब्राह्मण मात्र के लिए होता है। भले ही वह निरक्षर भट्टाचार्य ही क्यों न हो। महाराज पहले शासक ही होती थी, पर आज खाने पकाने वाले निर्धर ब्राह्मण देवता भी महाराज कहलाने लगे। इसी तरह श्री गणेश, इसका अर्थ शुभ कार्य का आरंभ करना, पहले अच्छे या बुरे सभी कार्यों का आरंभ। इसी तरह इति श्री, संस्कृत लेखक अपनी कृति के अंत में इति श्री पितम समाप्तम, अब किसी कार्य में समाप्ति नो की इति श्री कहते हैं। इस तरह से धीरे धीरे अर्थ का विस्तार होता गया। सर्वप्रथम हम अर्थ विस्तार पर किए हैं। अब दूसरा है अर्थ संकोच। यह अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा है। इसमें अर्थ की परिधि पहले पहले विस्तृत रहती है,
पर पश्चात संकुचित हो जाती है। जिस प्रकार अर्थ का विस्तार संभव है, उसी प्रकार संकोच भी। दूसरा उदाहरणार्थ, गम धातु से गो शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका आरंभिक अर्थ था चलने वाला, परंतु आज प्रत्येक चलने वाले दंड को गो नहीं कहते। यह शब्द पशु विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। इसी तरह जगत शब्द का अर्थ खूब चलने वाला है, और मोटर, रेल या हवाई जहाज को जगत नहीं कहते। यह संसार का वाचक हो गया। तो इस तथ्य को ध्यान में रखकर कविराज विश्वनाथ ने कहा है, अन्यधि शब्दानुव्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम। शब्द का अर्थ सदा व्युत्पत्ति के आधार पर ही नहीं होता, वह मुख्यतः प्रवृत्ति के आधार पर होता है, अर्थात उसका नियामक लोक व्यवहार है। उदाहरणार्थ, जल या पंख से प्रत्येक उत्पन्न वस्तु को जलज या पंकज नहीं कहते। यदि वैसा करें तो सेवार, मछली, मेढक आदि के लिए भी इन शब्दों जल पंकज का प्रयोग करना होगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से व्यापक अर्थ के वाचक होकर भी प्रवृत्ति की दृष्टि से यह कमल के ही वाचक हैं। इसी तरह संस्कृत शब्द मृग का मूल अर्थ पशु है, बाद में मृग का हिरण हो गया। विद्यार्थी पहले विद्या का अर्थी है, चाहे कहीं पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो। अब अर्थ संकोच होकर छात्र का समानार्थी हो गया। इस तरह सभ्य शब्द का व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ है सभा में बैठने के योग्य, किंतु सभा में हर बैठने वाला सभ्य नहीं माना जाता। सुर्खी का अर्थ है लाली, मगर हर लाल चीज सुर्खी नहीं कहलाती। ईंट के लाल चूर्ण को ही सुर्खी कहते हैं। ऐसे ही सब्जी शब्द का प्रयोग सभी
हरी वस्तुओं के लिए न होकर केवल तरकारी के लिए होता है। तट पर खड़े रहने वाले को तटस्थ नहीं कहते। तटस्थ शब्द का वाच्य मध्यस्थ हो गया है। यही स्थिति अनुकूल की भी है, जिसका संबंध जब कुल से नहीं रह गया। मंदिर शब्द पहले भवन मात्र का वाचक था, पर आजकल देव निवास के अर्थ में सीमित हो गया। तो अर्थ संकोच निम्नलिखित कारणों से होता है। जब हम समास पर जाते हैं तो लीलांबर, पीतांबर आदि शब्द बहुब्रीहि समास के कारण ही संकुचित अर्थ के वाचक हो गए हैं। जिस किसी नील या पीला वस्त्र धारण करने वाले का बोझ इन शब्दों से नहीं होता। ये बलराम और कृष्ण के अर्थ में सीमित हैं। इसी तरह संस्कृत में पश्यतोहर का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है सामने से उठा लेने वाला, किंतु वह सोनार का वाचक है। यदि सामने से कोई बाल्टी उठा ले तो उसे पश्यतोहर नहीं कहेंगे। क हुआ, ख में कुछ उपसर्ग भी है। उपसर्ग पर पहले भी विचार किया जा चुका है, जो शब्द के अर्थ को संकुचित या सीमित कर देता है। एक ही हार शब्द विभिन्न सर्गों के योग से विभिन्न अर्थों का वाचक हो जाता है। विशेष अर्थ संकोच का एक बहुत बड़ा साधन विशेषण है। गुलाब शब्द से किसी भी रंग के गुलाब का बोझ हो सकता है, किंतु लाल गुलाब कह देने पर उजले, पीले, गुलाबी, हरे आदि रंग के गुलाब का व्यवच्छेद हो जाता है। तो यहाँ लाल विशेषण के कारण गुलाब का अर्थ संकुचित हो गया। इसी तरह पीला फूल कहने से पीले को छोड़कर और किसी फूल का बोझ नहीं होगा। यहाँ भी पीला विशेषण ने फूल का अर्थ संकुचित कर दिया। नामकरण के कारण भी अर्थ सारे शब्दों के अर्थ में संकुच हो जाता है। जैसे नदी विशेष का नाम सोन नदी है, जो उसके जल की लाली के आधार पर भरा होगा। अब आज आदि सोन के बदले रक्त या लोहित कहें तो उसका बोझ नहीं होगा। इसी तरह रक्त का अर्थ सामान्यतः लाल है, किंतु वह रुधिर के अर्थ में रूढ़ होकर संकुचित अर्थ का बोधक हो गया है। घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ नहीं कहलाता, उसका विशेष अर्थ होता है। ऐसे ही वन का प्रत्येक निवासी वानप्रस्थ कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। तो इस तरह से अर्थ संकोच का विवेचन हुआ है। अर्थादेश। आदेश का अर्थ है परिवर्तन। अर्थादेश में अर्थ का विस्तार या संकोच नहीं होता, वह बिल्कुल बदल जाता है। अर्थात पहले किसी दूसरी वस्तु का वाचक रहता है,
और बाद में दूसरी वस्तु का वाचक बन जाता है। जैसे वेद में असुर शब्द देवता का वाचक था, परंतु बाद में दैत्य का वाचक बन गया। आकाशवाणी का अर्थ पहले देववाणी था, अब उसका प्रयोग अखिल भारतीय रेडियो के लिए हो रहा है। रंज का अर्थ है अफसोच, किंतु पूर्वी हिंदी क्षेत्र में वह क्रोध के लिए प्रयुक्त होता है। साहस से पहले डकैती आदि बुरे कामों को बोझ करता था, पर आज वह अच्छे अर्थ का वाचक हो गया है। खाद्य से विकसित, खाद्य शब्द मनुष्य के भोजन के लिए व्यवहृत नहीं होता, उसका अर्थ हो गया है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाला द्रव्य। भद्र शब्द से विकसित, भद्रा शब्द में अपने पूर्वज का कोई चिन्ह नहीं है, कहाँ भद्र और कहाँ भद्रा। तो अर्थ परिवर्तन के उदाहरणों पर विचार करने से जो बातें सामने आती है, कुछ शब्दों का अर्थ पहले बुरा रहता है और बाद में अच्छा हो जाता है, और कुछ का अर्थ पहले अच्छा रहता है और बाद में बुरा हो जाता है। तो इनसे क्रमशः अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष कहते हैं। अर्थोत्कर्ष के उदाहरण है साहसी, मुग्ध। मुग्ध का अर्थ पहले मूढ़ था, किंतु अब वह प्राचीन अर्थ में बिल्कुल अलग पृथक अच्छे अर्थ का वाचक हो गया है। भूपदेव ने अपने संस्कृत व्याकरण का नाम मुग्ध बोध रखा, अर्थात जिस व्याकरण से मुग्ध बुद्ध को भी बोध हो जाए। पर जब कोई कहता है कि उसकी बात सुनकर मैं मुग्ध हो गया, तो निश्चय ही मुग्ध शब्द का अर्थ उसे अभिमत नहीं होता जो मुग्ध बोध के लेखक को था। तो प्रिय छात्रों, आज की तारीख में 16 अगस्त को भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन की दिशाएं पर कक्षाएं हुई है। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश।